मैं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ। अमरकंटक के विषम जलवायु में एवं न्यूनतम संसाधन में जीते हुए सभी सामाजिक और परिवार के दायित्वों का निर्वाह करते हुए साधना किए और मध्यस्थ दर्शन मानव जाति के लिए उन्होंने अर्पित किया। खुशियों के एम्बेसडर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। हमारी जिंदगी में गुरु का स्थान हमेशा सबसे ऊंचा होता है। हमारे गुरु हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, शिक्षक, अध्यापक या कोई भी जो हमारी उन्नति में सहायक हो, जिनसे हमें सही मार्गदर्शन मिला हो, जिंदगी को सकारात्मक दिशा मिली हो। ऐसे समस्त गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष दिवस होता है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद के प्रणेता श्री ए नागराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज की विशेष प्रस्तुति। आज हम मिलेंगे ए नागराज जी के परिवार के सदस्यों से, जिन्होंने देश विदेश में रहने वाले जीवन विद्या से जुड़े समस्त अध्ययनार्थियों को अपना परिवार माना और सतत प्रेम के साथ सेवारत हैं मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से दुनिया भर में खुशियां बिखेरने के लिए। रहते हैं ये खुश हमेशा, करते ये काम खरे, एक दूजे के बन के पूरक, साथ साथ बढ़ते रहे, हंसते खिलखिलाते भावों से भरे, खुशियाँ बिखेरे घर घर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के एम्बेसडर, खुशियों के जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर पाने की तलाश में अपने गुरुजनों के निर्देश पर ए नागराज जी वर्ष 1950 में कर्नाटक के हसन जिले के ग्राम अग्रहार से आ गए अमरकंटक। अपने बड़े बेटे नरहरि भैया को गांव अग्रहार में ही छोड़कर अपनी पत्नी श्रीमती नागरत्ना के साथ 1 जनवरी 1950 को अमरकंटक पहुँचे नागराज जी, और तब से आजीवन अमरकंटक को ही उन्होंने बना लिया अपना निवास स्थान। इसी दौरान अमरकंटक में 3 बच्चों का जन्म भी हुआ। बड़ी बेटी शारदा यानी अम्बा दीदी, बड़े भैया मार्कंडेय यानी दादा भाई, और छोटे बेटे लक्ष्मी प्रसाद को मुन्ना भैया के नाम से जाना जाता है। बाबा जी जब वहाँ दक्षिण भारत से आए तो यहाँ तो कोई था नहीं उस कल्चर वाला कि यहाँ तो समझे बात करे। यहाँ जो भी रहे यहाँ के पुजारी परिवार रहे, इसमें 2 बात नहीं। और उनका स्नेह तो हम लोग के लिए, हम तो ऋणी रहेंगे। उन लोगों ने बाबा जी को परिवारी मानते हुए, माता जी को अपनी बेटी मानते हुए उस ढंग से उन लोगों ने निर्वहन किया। और ये माना गया है, उस समय भी जब 49-50 की बात थी तो साधना वगैरह कोई करता रहा तो बहुत संत आदमी है, महात्मा आदमी, ऐसा माना ही जाता रहा। तो बाबा जी को बाबूजी बोलते रहे। बाबूजी का मतलब होता है दामाद इस इलाके में। तो बोले कोई महात्मा वगैरह आ जाएं तो यहाँ के पुजारी वाले परिवार जो थे वो बोले कि आप उनसे सत्संग करो, कोई उनसे बात करो आध्यात्म के बारे में। तो इस तरह से मिलने जुलने की बात है। जब से मैं मतलब समझ सका कि मतलब ये व्यवस्था क्या है, तो उसके अंतर्गत देखूं तो बाबा जी के पास तो जब मैं देखना शुरू किया कि नहीं कोई आ रहे हैं बाबा जी से मिल रहे हैं, वो तो मेरी उम्र रही होगी 6-7 साल, तब से ही मैं देखते आ रहा हूँ। कंटिन्यूड बाबा जी के पास आते ही रहे। हम पांचों खूब खुश रहते थे। उस समय आवश्यकता बिल्कुल सीमित थी, साधन भी सीमित रहे। इसी में अमरकंटक का हर व्यक्ति आराम से रहता था। हम छोटे थे तो 12 महीने आग जलाकर ही रहना पड़ता था।
मेरी माँ भी काफ़ी कर्मठ व श्रमशील थी। पिताजी जब दिन में साधना करते थे तो माँ हमें काम में अपने साथ लगा कर रखती थी। वो अपने साथ लकड़ी लेने जंगल लेकर जाती थी। उनके साथ हम भी अपनी अपनी क्षमता अनुसार लकड़ी लाते थे। मज़ा आता था। पिताजी की साधना जब रात्रि को करते थे तो दिन में सारा समय हमारे साथ ही रहते थे। हमें तैरना सिखाते थे, साइकिल सिखाए। सिलाई तो मैंने पिताजी से ही सीखी है। पिताजी को मैं लकड़ी काटते देखी, खेत में हल चलाते देखी। अमरकंटक में छोटी सी ज़मीन उस समय पिताजी को फॉरेस्ट वाले दिए थे। ज़मीन को कृषि योग्य बनाने में काफ़ी मेहनत करते देखी हूँ। हमें भी खेत लेकर जाते थे। खेत के आसपास के लोग आदिवासी थे। वे पिताजी को अटूट श्रम करते देखते थे तो स्वाभाविक रूप में आकर सहयोग करते थे। श्रद्धेय ए नागराज जी ने मानव जाति के लिए नवीनतम अनुसंधान मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के रूप में प्रस्तुत किया 20वीं सदी के 7वें दशक में। इस प्रस्ताव को समझने और मध्यस्थ दर्शन का विधिवत अध्ययन करने के लिए देश विदेश से लोग अमरकंटक आते रहे। उस दौर में उनका घर ही बन गया था अध्ययन केंद्र। 65 से वेंकटाचलैया है, वो बाबा जी से मिले। वेंकटाचलैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। एक बेंगलोर में संत हुए हैं, उनका शरीर पूर्ण हो गया है। उनके थ्रू और बाबा जी के पुस्तक के थ्रू वो परिचित हुए, फिर बाबा जी से मिलने आए। हाँ, 90 के बाद जो दर्शन, बाबा जी के दर्शन को जो समझ सके, प्रभावित हुए, जो उनको समझना प्रयास किए, वो लोग आने लगे। और धीरे 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 1 से 2, 2 से 4 ऐसा जुड़ते जुड़ते हो गया। ये न दर्शन को समझने के ही कहा जाए, उसको समझते रहे। और ये था कि इसको पुस्तक के रूप में रखा जाए। 70 के बाद, एक्चुअली 70 के बाद तो बाबा जी ने बोलना शुरू कर दिया सब जगह दर्शन को। फिर ये हुआ कि इसको एक पुस्तक के रूप में रखा जाए। नागराज जी ने मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परिवार मानव एक स्वायत्त मानव होगा। इस अवधारणा को नागराज जी ने स्वयं प्रमाणित किया और परिवार के सभी सदस्यों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझा। मुख्य जिम्मेदारी में रही अम्बा दीदी, जिन्होंने पिताजी की आजीवन सेवा की खातिर अविवाहित रहने का फैसला लिया। मेरे अंदर ये था कि मैं पिताजी को छोड़ के कहीं और रह ही नहीं सकती। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं पिताजी को छोड़ के नहीं रह सकती। तो मैंने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी, आपके साथ आप जो काम करेंगे उसमें अपनी भागीदारी करूंगी। दर्शन को समझने के क्रम में जिज्ञासुओं का लगातार आना जाना होता रहा अमरकंटक। नागराज जी के पूरे परिवार के लिए हर एक जिज्ञासु परिवार के सदस्य की तरह रहा। कई जिज्ञासु परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गए कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वे उस परिवार के सदस्य बन गए। बाबा जी के घर में साधुओं का एक बड़ा झुंड हमेशा बैठा रहता था। माने लोग सामाजिकता जिसको बोलेंगे। साधना के समय भी साधु आते जाते रहते थे। बाबा जी के बच्चे बाबा जी के दूसरे शिष्यों के घर में रह के पढ़े। बाबा जी के घर में भी दूसरे लोग आके हमारे जैसे लोग रह के पढ़े। तो वो जो सामाजिकता है उसको बाबा जी पहले भी निभाते रहे। यहाँ 6 बच्चे हैं और बच्चों को भी हम लोगों ने संबंध से ही संबोधन सिखाया है, चाहे वो हमारे सहकर्मी हो या कोई भी। तो बच्चे भी आँख खोली तो उन्होंने हर दिन कम से कम 8-10 नए लोगों को घर में देखा। तो बच्चों में भी ये संस्कार है। मैंने बच्चों में इस अध्ययन के बाद बच्चों के ऊपर भी काफ़ी काम किया। तो पिताजी की कृपा है, अभी सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से सब व्यवस्थित हैं। बड़े बेटे मार्कंडेय जी ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए शासकीय नौकरी स्वीकार की और अपने बच्चों को औपचारिक शिक्षा देकर बड़ा किया। उन्हीं की बड़ी बेटी वर्षा ने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई
अमरकंटक से बाहर रहकर पूरी की। आज वे अपने पति के साथ भिलाई में निवासरत हैं। बाबा और माता के कारण इतना बड़ा परिवार जुड़ पाया है। एक तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि हम लोग इतने बड़े परिवार के साथ रह रहे हैं और सभी प्रकार के सुख, जितने सुख आदमी सोच सकता है सभी प्रकार के सुख मिले, जिसमें सबसे बड़ा इमोशनल सुख लोगों को बिल्कुल नहीं मिलता आज की दुनिया में, वो हमारे घर में हर व्यक्ति को मिलता है। और मुझे लगता है जो आते हैं वो भी उस सुख को पूरी तरीके से अनुभव करते हैं। तो एक वो है, उनका आशीर्वाद बना हुआ है। और मैंने बाबा को देखा कि वो सबके साथ समान रूप से थे। ऐसा एक भी बार मुझे नहीं लगा कि कोई व्यक्ति विशेष आया है तो वो व्यक्ति विशेष को थोड़ा स्पेशल कुछ मिल रहा है। जैसे हमारे यहाँ नेता आए, चीफ जस्टिस आए, बाबा APJ अब्दुल कलाम जी से भी मिले, बहुत लोगों से मिले, पर मैंने कभी उनके व्यवहार में बदलाव नहीं देखा। जैसा है व्यक्ति है ना, उसका पोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ मैंने बाबा से बहुत सीखी। मुझे बहुत जल्दी किसी व्यक्ति की पोस्ट इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो व्यक्ति का कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो लगता है पूरी वो निजी ज़िंदगी मध्यस्थ दर्शन है, तो अलग से प्रभाव तो वैसे नहीं कह सकता। और अब जो भी है भगवान की मर्जी है, मतलब उनका आशीर्वाद रहा है कि उसी सोच से हम लोग आगे बढ़े हैं, तो ये उसको एडप्ट करता है, उससे मतलब और चीज़ों को सुधारने का, निखारने का मौका मिलता है। और कोशिश कर रहे हैं इसमें कुछ अगर आगे काम कर पाएँ, और जैसा कि बाबा जी ने बताया वैसा जीने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जी सके तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। मार्कंडेय भैया और उनकी श्रीमती सुनीता भाभी के तीनों बेटियों और बेटे अक्षय की शादी हो चुकी है। मंजली बेटी ऋतु अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत है और अपने पति के साथ ओरेगन USA में रहती हैं। सबसे छोटी बेटी प्रिया आर्कियोलॉजी में PhD करते हुए अपने पति अभिनीत के साथ चेन्नई में रहती हैं। पति पत्नी अमरकंटक आते हैं, अपने विशाल परिवार से मिलते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। मेरी ग्रेजुएशन जो हुआ है आर्कियोलॉजी ऑनर्स हुआ है, फिर मैंने मास्टर्स भी इसी फील्ड में किया है। कुछ वर्ष मैंने आर्कियोलॉजी के एरिया में काम किया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में। उसके बाद अभी PhD कंप्लीट कर रही हूँ मैं। काफ़ी समय से, एक तो हमारे घर के पास ही पुराना एक मंदिर है, तो उसको हमेशा से छोटे से देखा, एक वो चीज़ थी। और उन सारी चीज़ों में जैसे आगे आगे पढ़ने लगी तो कुछ चीज़ें मुझे इतिहास में ऐसी दिखाई दी कि उनका प्रयोग आज के समय में किया जा सकता है, खास करके प्रकृति के साथ अच्छे तरीके से रहने के लिए, विशेष करके जब स्थापत्य की बात आती है। तो वो एक बात थी जो मुझे सही लगी। और बाकी घर के लोगों का काफ़ी सपोर्ट था, तो कभी ज़्यादा समस्या नहीं है। मेरा मन तो इसी में ही आगे शोध में करने का है, आगे बढ़ाने का आर्कियोलॉजी में ही, पर कुछ प्रैक्टिकल फील्ड में इसको लेके, सिर्फ रिसर्च तक नहीं रखना चाहती। उस समय बहुत अधिक लोग मैं नहीं देखे, तो 5 और 10 लोग हैं उस समय। बट लेकिन मेरा एंगेजमेंट के समय पूरा लोग यहाँ हैं। वो उस समय मैं बहुत खुश है उसके कारण। मेरा फैमिली बहुत छोटा है, मेरा पापा मम्मा का फैमिली एक लोग है, उसके कारण बहुत छोटा है। बट इस सब परिवार की अनुभव बहुत डिफरेंट है, इसकी बहुत आई लाइक इट मोर देन फील। छोटे बेटे मुन्ना भैया और उनकी श्रीमती पूजा भाभी के 2 बेटियों में से बड़ी बेटी ऋचा की शादी कानपुर में नागराज जी के शिष्य विवेक चतुर्वेदी जी के बेटे अनंत से हुई है। आज अनंत और सोनी मिलकर दर्शन के प्रकाश में ही विकल्प के नाम से जैविक खेती और उत्पादन आधारित स्टार्टअप चलाते हैं। किसान को एक विकल्प दिलाना है। आज किसान अपनी खेती में बहुत सारे रसायन और बहुत सारा प्रदूषण कर रहे हैं। तो हमारा जब शुरुआत हुई तो हमारा मिशन था कि किसान को कैसे रसायन और फॉसिल फ्यूल के चंगुल से बाहर निकाला जाए। ऐसी मशीनें बनाई जाए जो या तो हस्तचालित हों
या सोलर चालित हों या पशु चालित हों, तो उन्हीं पे हम काम करते हैं। आज हमने 10 से 12 ऐसे क्रांतिकारी इनोवेशन किए हैं जिससे किसान की फसल कटाई, निराई गुड़ाई, सिंचाई, मढ़ाई सब कुछ सॉल्व हो सकती है। छोटी बेटी आयुषी अभी मेडिकल कॉलेज भिलाई में अंतिम वर्ष की पढ़ाई पूरी कर रही है। हम लोग जब भी हमारा झगड़ा होता था तो बाबा हम लोग के जस्टिस वो होते थे, जस्टिस के लिए जाते थे हम लोग बाबा के पास कि ऐसा हुआ है, आप बताइए कि कौन सही है कौन गलत है। तो एक तो मतलब मुझे बट उनका बहुत इजी होता था कि मतलब वो कभी दोनों को नहीं डांटते थे, वो ये नहीं कहते थे कि तुम सही हो या तुम गलत हो, वो हमेशा चाहते थे कि रिकंसाइल हो जाए, दोनों में दोस्ती हो जाए फाइनली। तो उनका हमेशा वो बेस्ट लगता था मुझे कि कोई ऊपर नीचे नहीं करने का नहीं है, कि आप लोग दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिल जाती थी और दोनों खुश हैं। संबंधों की पहचान तो इससे अच्छा और कहीं नहीं है। थोड़ी बहुत तो सब में हो जाती है, लेकिन उसके बाद लगता नहीं इतना अच्छा ये चीज़ मिला है जिसको निभा ही रहे हैं, शायद आगे भी पूरा निभाएंगे सबके इससे। और इतने अच्छे सारे लोग जुड़े हैं जो मतलब सब भैया भाभी जितने लोग हैं, तो उन सब का भी सबको देखकर और लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल होना चाहिए, हम लोग को भी कुछ तो करना चाहिए। मार्कंडेय भैया के सुपुत्र अक्षय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपना निजी व्यवसाय चलाते हैं। उनकी पत्नी रायपुर में ही शासकीय सेवा में हैं। तो यदि आप परिवार व्यवस्था में जीने की बात करेंगे ना, तो जैसे पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा, ये बाबा जी के पास तो था ही नहीं। स्वधन भी था, स्वनारी भी था और दयापूर्ण कार्य भी था। बहुत लोगों को उन्होंने लगातार मदद किया। कोई भी वहाँ बीमार पड़ता था तो बाबा जी लगातार खड़े रहे और अमरकंटक के बासिंदे से कभी भी उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। उसकी चिकित्सा के लिए कुछ दिया, दवाई उसके लिए भी नहीं दिया। इसको आखिरी तक उन्होंने मेंटेन किया। और जब आए थे तो बाबा जी को मंदिर के जो पुजारी लोगों ने बाबा जी को बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, संरक्षण दिया, तो बाबा जी आखिरी तक उनको वैसा ही माने। तो ये रहा मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता ए नागराज जी का परिवार, जो वैश्विक स्तर पर अब लगातार बढ़ता जा रहा है और बिखेर रहा है खुशियाँ सभी दिशाओं में। अगली बार हम आपकी मुलाकात कराएंगे परिवार के प्रमुख सदस्यों से। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।